दोस्तों सोचिए, एक हिंदी फिल्म जो लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 1000 करोड़ क्लब में एंट्री और चौथे हफ्ते में भी 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई और दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्मों की लिस्ट में शामिल। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक भारतीय जासूस से, जिसे पाकिस्तान भेजा जाता है आतंकवादी नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए। हम देखते हैं कि यह जासूस कितनी मेहनत से अपना काम करता है, जान जोखिम में डालकर और लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स भारत को भेजता रहता है, सीधे अपने बॉस को और रॉ के चीफ को। फिर साल 2018 में उसे एक बेहद खतरनाक जानकारी मिलती है। वो अपने बॉस को बताता है कि सर 2019 की शुरुआत में कहीं एक बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। बॉस गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके और जानकारी निकालो, समय कम है। कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं। जासूस लगभग पकड़ा जाता है लेकिन किसी तरह से बच निकलता है। आखिरकार वह एक दिन फोन करता है और कहता है कि सर पूरी प्लानिंग सामने आ गई है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ का काफिला जाएगा। आतंकवादी उसी को निशाना बनाने वाले हैं। बॉस तुरंत प्रधानमंत्री के कार्यालय पहुंचते हैं और कहते हैं सर 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स है। इस काफिले को सड़क मार्ग से भेजना बहुत खतरनाक है। जासूस और उसका बॉस सोचते हैं कि उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया है। लेकिन फिर आता है 14 फरवरी 2019। स्क्रीन अचानक लाल हो जाती है और फिल्म में पुलवामा हमले की असली फुटेज दिखाई जाती है। हालांकि फिल्म फ्रिक्शनल बताई जाती है, फिर भी असली तारीख और असली वीडियो दिखाकर दर्शक को झकझोर दिया जाता है। आतंकवादी जश्न मनाने लगते हैं। उनके बीच बैठे भारतीय जासूस देखते रह जाते हैं। वो अपने बॉस से पूछता है कि इतने इंटेलिजेंस इनपुट्स के बावजूद हमला कैसे हुआ। बॉस सिर्फ इतना कहता है कि कभी कभी देश के दुश्मन अंदर ही होते हैं। यह मोड़ कहानी को चौंकाने वाली दिशा की ओर ले जाता है। तो अब असली सवाल यही है कि आखिर धुरंधर में ऐसा क्या दिखाया गया जो एक साथ दोनों तरफ आग लगी हुई है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। Was accused of promoting misogyny, glorifying violence, and even shamelessly forwarding political propaganda. But none of that has stopped the film from racing away to 1,000 crores in box office collections in just 3 weeks. Let them know Bollywood is distracting you with fiction like Dhurandhar. Dhurandhar is fiction. Put out the truth. Nobody in Bollywood has the guts to do a movie on what happened to Kuldeep Singh Sengar. देखिए आज धुरंधर पे बवाल क्यों मचा हुआ है और क्यों कुछ लिबरल्स इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पहले यह समझना जरूरी है कि बॉलीवुड ने पिछले कई सालों से स्पाई यूनिवर्स के नाम पर जनता को किस तरह का नैरेटिव बार बार परोसा है। शुरुआत से ही अनकहा नियम चलता रहा, पाकिस्तान को सीधे दुश्मन मत बताओ। अगर बम ब्लास्ट या क्रॉस बॉर्डर ट्रेडर दिखाना भी पड़े तो पाकिस्तान या आईएसआई का नाम मत लो। सब कुछ सॉफ्ट टोन में रखो ताकि कोई विवाद ना हो। इसे लोग बिजनेस कहकर नजरअंदाज भी कर देते। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब सिर्फ बिजनेस नहीं रहा बल्कि एक पैटर्न बन गया। धीरे धीरे फिल्मों में पाकिस्तान को हमेशा सॉफ्ट लाइट में दिखाने जाने लगा। पाकिस्तानी कैरेक्टर्स भारतीय की जान बचाते दिखे। पुलिस इंसानियत के नाम पर आतंकियों को छोड़ देती थी। पत्रकार और मौलाना मददगार बनकर आते हैं। दर्शकों को बार बार समझाया गया कि बॉर्डर टेंशन जनता की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से है। यानी पाकिस्तान एक गलत समझा हुआ मुल्क है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान में खुलेआम रेडिकलाइजेशन होता है। आतंकी ग्रुप्स के लिए सिपौथी रखी जाती है और आज भी एक्टिव टेरर कैंप्स चल रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में जैसे यह सब होता ही नहीं। स्पाई फिल्मों ने तो इस भ्रम को और मजबूत कर दिया। जहां इंडिया को अपने असली दुश्मन को एक्सपोज करना चाहिए था, वहां एक अल्टरनेट फैटेंसी बना दी गई। आईएसआई को प्रोफेशनल, क्लीन और लगभग कॉर्पोरेट एजेंसी की तरह दिखाया गया। कई फिल्मों में इंडियन एजेंट्स को विलेन और आईएसआई वालों को इंसानियत से भरा दिखाया गया। रियल वर्ल्ड में जिन एजेंसियों के बीच जीरो ट्रस्ट है, फिल्मों में उसे बेस्ट फ्रेंड की तरह और ज्वाइंट ऑपरेशन करते दिखाया गया। यहीं पर दर्शकों के दिमाग में यह इल्यूजन बैठाया गया कि पाकिस्तान भी उतना ही टेररिज्म का विक्टिम है जितना इंडिया। लव एंगल्स, सपोर्ट्स और फ्रेंडशिप फिल्मों के जरिए पाकिस्तान को बार बार व्हाइट वॉश किया गया, जबकि उसी समय पाकिस्तान अपने स्कूल में बच्चों को गजवाए हिंद पढ़ा रहा था और ऑफिशियली इंडिया को दुश्मन घोषित कर रहा था। इसका असर यह हुआ कि पूरी जनरेशन को लगने लगा कि इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों तरफ अच्छे लोग हैं। असली समस्या पॉलिटिक्स है, जबकि सच्चाई यह है कि मुंबई ब्लास्ट
संसद हमला, 26/11, पठानकोट, उरी, पुलवामा, हर बड़े आतंकी हमले में पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी और आईएसआई का सीधा रोल रहा। इसके बावजूद बॉलीवुड की स्क्रीन पर आईएसआई को संभव, मददगार और दोस्त की तरह दिखाया जाता रहा। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि स्पाई यूनिवर्स के नाम पर जो दिखाया गया वह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, यह एक डिलिबरेट व्हाइट वॉशिंग थी, जिससे दर्शकों को सालों तक ग्राउंड रियलिटी से दूर रखा गया। धुरंधर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वह असल में एक फिल्म को लेकर नहीं बल्कि हमारी सामूहिक मानसिकता को लेकर है। यह वही पुरानी बेचैनी है जो हर उस सिनेमा के साथ जुड़ जाती है जो हमें आईना दिखाने की कोशिश करता है। जब भी कोई फिल्म इतिहास, हिंसा या असहज सच को सामने लाती है तो सबसे पहले उस पर प्रोपेगेंडा, एजेंडा ड्रिवन या जरूरत से ज्यादा वायलेंट होने का आरोप लगते हैं। कुछ दशक पहले यही बहस शिंडलर्स लिस्ट के साथ हुई थी। कहा गया था कि यह फिल्म एक खास समुदाय की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, यह भावनाओं के साथ खेलती है कि इसका राजनीतिक उद्देश्य है। लेकिन समय बीतने के बाद वही फिल्म मानव के इतिहास में सबसे अहम सिनेमाई दस्तावेजों में गिने जाने लगी। क्यों? क्योंकि उसने सच दिखाया। धुरंधर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यह फिल्म दर्शक को आराम की कुर्सी से उठाकर सवालों के सामने खड़ा करती है, और जब सिनेमा सवाल पूछने लगता है तो समाज असहज हो जाता है। दरअसल समस्या यह है कि फिल्म ने क्या दिखा रही है, समस्या यह है कि हम क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं। इतिहास खुद में हूबहू नहीं दोहराता, लेकिन उसकी तुक बार बार सुनाई देती है। हर दौर में सच कहने वालों को नकारा जाता है, फिर धीरे धीरे समझा जाता है। सिनेमा अगर सिर्फ मनोरंजन तक सीमित है तो वह सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे ही वह स्मृति, पीड़ा और जिम्मेदारी की बात करने लगता है तो उस पर विवाद शुरू हो जाता है। निष्कर्ष साफ है, जब सिनेमा सच दिखाता है तो वह हमारी नींद तोड़ता है, लेकिन उसी असहजता को बिना कोई समाज परिपक्व नहीं हो सकता। शिंडलर्स लिस्ट ने यहूदियों की स्मृति को दुनिया के सामने रखा। धुरंधर उसी परंपरा को एक भारतीय प्रयास की। सवाल यह नहीं है कि फिल्में सही है या गलत, असली सवाल यह है कि क्या हम सच देखने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि जो समाज अपनी इतिहास भूल जाता है वह भविष्य को लिखने का अधिकार भी खो देता है। आदित्य धर का बैकग्राउंड कोई आम फिल्म मेकर जैसा नहीं है। वो आर्मी फैमिली से आते हैं। उन्हें यह भी अच्छी तरह पता है कि बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में राष्ट्रवादी नैरेटिव के साथ फिल्म बनाना कितना मुश्किल काम है। यहाँ अक्सर न्यूट्रल और दोनों तरफ की कहानियां जैसे बातें ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। इसके बावजूद आदित्य धर ने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई। यह कोई घुमाकर कही गई कहानी नहीं थी। फिल्म ने साफ साफ कहा कि आतंकवाद कहां से आ रहा है, किसका समर्थन है और भारत ने उसका जवाब क्यों दिया। पहली बार मेन स्ट्रीम सिनेमा में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को नाम लेकर दिखाया गया और भारतीय जवाबी कार्रवाई को न सिर्फ दिखाया गया बल्कि जायज भी ठहराया गया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म सिर्फ एक मैसेज वाली फिल्म बनकर नहीं रही, इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। असल में उड़ी की सफलता ने एक बात साफ कर दी कि दर्शक बचकानी देशभक्ति नहीं बल्कि ईमानदार और तथ्य आधारित कहानी देखना पसंद करते हैं। जब सच को आत्मविश्वास के साथ पेश किया जाता है तो लोग उससे जुड़ते हैं। यह मामला सिर्फ एक फिल्म की सफलता नहीं है बल्कि इस बात की सबूत है कि अगर सिनेमा डर छोड़ दे तो समाज सच देखने के लिए तैयार है। इतिहास कोई पत्थर का लिखा सच नहीं होता। इतिहास एक जिंदा स्मृति है और जब किसी समाज की उसकी स्मृति छीन ली जाती है तो उस समाज को हराने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह विचार जॉर्ज ऑरवेल का था और दुर्भाग्य से यह विचार आज भी उतना ही सच है। यह वीडियो उसी सवाल से शुरू होता है, क्या सिनेमा सिर्फ मनोरंजन है या यह इतिहास देखने का एक चश्मा? अगर चश्मा बन चुका है तो क्या यह चश्मा साफ है या धुंधला? इतिहास को मिटाने का तरीका सीधा नहीं होता। कोई आकर किताबें नहीं जलाता, कम से कम आज के दौर में तो नहीं। आज इतिहास को सॉफ्ट किया जाता है, कुछ घटनाओं को छोटा दिखाया जाता है, कुछ अपराधों को जटिल परिस्थितियों के साथ कहा जाता है और कुछ पीड़ितों को अपराधी बना दिया जाता है। जब ऐसा बार बार होता है तो एक नई पीढ़ी तैयार होती है जिसे यह भी नहीं पता कि असल में क्या हुआ था। यूरोप में यह प्रक्रिया होलोकॉस्ट के साथ हुई, भारत में यह प्रक्रिया आतंकवाद और कश्मीर के साथ हुई। देश अलग है लेकिन पैटर्न एक जैसा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें मैंने अरावली को आसान भाषा में पूरे फैक्ट्स और लॉजिक के साथ समझाया है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। धन्यवाद।